Hello students, welcome to your channel Forever Concept Classes. Guys, in this video, we will continue our topic that is components of organized structure. And guys, इससे पहले ऑलरेडी मैं इसकी जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है, इसलिए वो सेकंड पार्ट के अंदर अब हम कवर करेंगे। तो गाइस देखिए, थोड़ा सा आपको रिवीजन के लिए बता देते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने कवर किया था दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपने आपको ये चीज़ समझाया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। गाइज अगर आपको पता है ना, जैसे मैंने लास्ट वीडियोज में बताया है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर मीन्स जून 2020 में भी ये जो अभी जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने ये क्वेश्चन जो था वो देखा था। मैंने आपके लिए वो वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोड कर दिए, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन पेपर जो है सारे क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, वीडियोज़ में आप लोग देख सकते हो। तो हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का इस बार क्वेश्चन में भी एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ऑलरेडी जो कवर कर चुके हैं दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर में करवा चुका हूँ, ठीक है। डेलीगेशन अथॉरिटी हमारा उसमें ऑलरेडी कवर है। अब हमने जो गाइस नेक्स्ट जो हमने टॉपिक कवर करना है यहाँ पे दैट इज डिपार्टमेंटेशन, एंड उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक विल बी स्पैन ऑफ कंट्रोल। सो बस ये दो कंपोनेंट्स रह गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, ठीक है। सो चलिए देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटेशन। सो गाइस देखिए, डिपार्टमेंटेशन आपको पता है, आपने ऑलरेडी बीकॉम के अंदर भी पढ़ा होगा, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, है ना। सो सेम वही चीज़ है, डिपार्टमेंट्स आपको पता है, डिपार्टमेंट्स हम तब बनाते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ग्रुपिंग कर देते हैं एक्टिविटीज़ की, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन का आपको मीनिंग पता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम करते ही क्या है, ग्रुप। ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेसिकली, ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो डिपार्टमेंटेशन के अंदर क्या करते हैं हम, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो जिनकी जो सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी है, सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी जिन पीपल्स की जो एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, लाइक जिनका सिर्फ सेलिंग का काम है या सेल का काम है ना, तो उसको सेल डिपार्टमेंट अलग बना दिया। जिनका परचेजिंग का काम है, जो परचेजेस कर रहे हैं गुड्स, है ना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो परचेजेस वालों को अलग बना दिया। सो दैट इज डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट्स में बेसिकली क्या करते हैं, ये तो मैंने छोटी सी एग्जांपल दी सेल और परचेज की। ऐसे आपको पता है, जैसे मैंने डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में किया था, प्रोडक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, प्रोडक्ट वाई का अलग हो जाता है। तो दो दो डिपार्टमेंट्स या दो दो प्रोडक्ट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन दो दो प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, तीन तीन में डील कर रही है, तो तीनों प्रोडक्ट्स के जो डिपार्टमेंट्स होंगे अलग अलग होते हैं। तो हम डिपार्टमेंटेशन के अंदर बेसिकली करते क्या है, हम एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करते हैं, हम एक्टिविटीज़ को बांट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेम काइंड ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ सेम नेचर ऑफ वर्क। सो आपको मीनिंग क्लियर हो गया डिपार्टमेंटेशन का। तो ये तो था लेमन लैंग्वेज के अंदर मीनिंग डिपार्टमेंटेशन का। अब हम चलिए समझते हैं कि हमने डिपार्टमेंटेशन के बारे जो है, ये डिपार्टमेंटेशन क्या होती है, कैसे कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना, डिवीजन ऑफ लेबर है वो क्या करती है बेसिकली आपको पता है, वो डिवाइड कर देती है, किस चीज़ को डिवाइड करती है, जॉब्स को इनटू स्मॉलर एक्टिविटीज़। एंड इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट दीज एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन ताकि बना रहे, दे आर ग्रुप्ड टुगेदर, उनको हम क्या करते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, राइट। सो यहीं से आपका पॉइंट क्लियर हो गया, ग्रुपिंग कर देते हैं मतलब डिपार्टमेंट्स, हमने उनके सेपरेट डिपार्टमेंट्स बना दिए। सो द बेसिस बाय विच दीज एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड टुगेदर आर नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। गाइस देखिए फिर से इसको एक बार रीड करते हैं, द बेसिस बाय विच दीज एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड। अभी मैंने आपको समझाया हम किस बेसिस पे उनको ग्रुप करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ उनकी नेचर ऑफ एक्टिविटी कैसी है ना। जिसकी जो सेम नेचर ऑफ एक्टिविटी होगी, है ना, सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी जो भी पर्सन कर रहे हैं उनको हम ग्रुप कर देंगे। तो उनका जो जिस जैसे परचेजेस कर रहे हैं तो उनका हम नाम जो है परचेज डिपार्टमेंट करते हैं, तो उस बेसिस पे हम उनको उनकी डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे एक टॉपिक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं और क्या क्या है। सो इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग डिपार्टमेंट्स और ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू नंबर ऑफ सेपरेट यूनिट्स फॉर द पर्पस ऑफ एफिशिएंट फंक्शनिंग। गाइस इससे क्या होगा, फंक्शनिंग भी एफिशिएंट हो जाएगी, हमारी फंक्शनिंग भी अच्छी हो जाएगी अगर हम काम को हिसाब से बांट देते हैं, ऐसे डिपार्टमेंटल वाइज अगर हम काम को एक्टिविटीज़ को बांट देते हैं। सो दिस टर्म vary a great deal between different organization. फॉर एग्जाम्पल इन अ बिजनेस अंडरटेकिंग टर्म्स आर डिवीजन, डिपार्टमेंट्स एंड सेक्शन, है ना। हम बोलते हैं ना वो अलग डिवीजन के, हम अलग डिवीजन के हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करते हैं ना, एम्प्लॉयज आपस में बात करते हैं, या मेरा डिपार्टमेंट लग गया जी वो तो दूसरे डिपार्टमेंट में है हम। ये नॉर्मल आपने अपनी कॉमन लैंग्वेज के अंदर आपने ये वर्डिंग जो कि सुनी होगी अपनी लाइफ के अंदर, है ना। या हमारे फ्रेंड जो ऑफिस में काम करते हैं तो वो ऐसे ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। या उनका सेक्शन लग गया जी मैं तो लोन सेक्शन में, बैंक्स के अंदर बोलते हैं ना, मैं लोन सेक्शन में हूँ, वो तो जी वो दूसरे सेक्शन में है ना, मेरे सेक्शन में नहीं है वो पर्सन। तो ऐसे करके मतलब हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ के बेसिस के ऊपर हम बांट देते हैं डिपार्टमेंट्स को।
सो इन गवर्नमेंट दीज आर कॉल्ड ब्रांचेस, डिपार्टमेंट्स एंड सेक्शन। सो इन मिलिट्री, अगर मिलिट्री के अंदर भी ये चीज़ होती है डिपार्टमेंटल, तो मिलिट्री के अंदर उसको किस नाम से जाना जाता है? रेजिमेंट, बटालियन, ग्रुप्स एंड कंपनी। ठीक है, ये मिलिट्री के अंदर वर्ड यूज होता है। और गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर इसको ब्रांच बोल देते हैं ना, या डिपार्टमेंट बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं, एक ही बात है। सो चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं गाइस व्हाट इज द मेजर बेनिफिट्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, है ना। ये चीज़ तो देखो कॉमन सी आप लोग खुद भी देख सकते हो कि इसके क्या क्या मेजर जो हमारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट इज स्पेशलाइजेशन। इससे क्या होगा, जब एक डिपार्टमेंट एक ही तरीके का काम बार बार करेगा, एक डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बार बार एक ही काइंड ऑफ एक्टिविटी करेंगे, तो अपने इस फील्ड में वो क्या हो जाते हैं? एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो कॉमन सा पॉइंट है ना, राइट। डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर भी ये चीज़ होती है। सो स्पेशलाइजेशन, तो डिपार्टमेंटेशन leads to the benefit of specialization as various organizational activities are grouped according to their relation with the specific function or objectives. Every departmental manager specializes in the task assigned to him, है ना। और जो हर डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है ना, या जो उस डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉइज होंगे, नॉट ओनली मैनेजर, सभी के सभी जो एम्प्लॉइज भी होंगे, जो मैनेजर होंगे, जो भी काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो बार बार रिपीटेडली काम कर करके अपने फील्ड में क्या हो जाते हैं? स्पेशलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज गाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, है ना। इजीली हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं उस एक्टिविटी को ना, या उस डिपार्टमेंट को, जब छोटे छोटे हिस्सों में हमने बांट दिया। सो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, डिपार्टमेंटेशन हेल्प्स इन इफेक्टिव मैनेजरियल कंट्रोल बिकॉज द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट कैन बी लेड डाउन प्रिसाइसली। मीन्स हम हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक मोटिव, जिस वजह से हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग भी हम बनाते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की जो कंसेप्ट है वो इसी वजह से फॉलो है, बिकॉज हम उसका चेक करना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, या आप कह सकते हो हमने उसका प्रॉफिट टेबल, प्रॉफिट सेंटर, हमने उसको एज ए प्रॉफिट सेंटर समझते हैं, या उसको हमने प्रॉफिट चेक करना होता है, राइट। सो दिस इज द बेसिक, और दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ईजी हो जाता है, मतलब कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। सो एवरी डिपार्टमेंट हैज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, सो दिस ऑल्सो फैसिलिटेट्स कीपिंग एक्सपेंडिचर विद इन लिमिट। तो हर ऑब्जेक्टिव्स के कुछ खर्चे होते हैं, डिपार्टमेंट के कुछ खर्चे होते हैं, है ना, तो उनको भी वो करना पड़ेंगे। और हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो जो खर्चे कर रहे हैं, तो कहीं ज़्यादा एक्सपेंसेस तो नहीं कर दे रहे हम, है ना। तो वो चीज़ हमने क्या करना होता है? कंट्रोल मीन्स चेक भी करना है कि कहीं ज़्यादा खर्चे तो नहीं है, ज़्यादा कहीं लॉस प्रॉफिट आने की जगह, है ना। नेक्स्ट वन इज गाइस फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो डिपार्टमेंटेशन के थ्रू हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट में कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर वो हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो प्री डिटरमिन ऑब्जेक्टिव अगर वो ये अचीव नहीं कर पाए, तो हम इंडिविजुअल छोटे छोटे हम वहाँ पे गलतियाँ निकाल सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट की गलती की वजह से ओवरऑल एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हुआ, है ना। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर काम के लिए। So since organization work is divided into manageable units and authority and responsibilities are precisely defined, so it is easier to fix the accountability of different managers for the performance of various tasks. Accountability का guys मतलब वो accounting नहीं है, ठीक है। accountability का मतलब है आंसर देना, जवाब देना, कि अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो हु विल बी अकाउंटेबल। तो वो यहाँ पे अगर हम किसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, जिस पर्सन को, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी होगी? परचेज डिपार्टमेंट है, तो परचेज जो डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो अकाउंटेबल भी होगा अगर कुछ परचेज डिपार्टमेंट में कोई भी गड़बड़ होती है, तो है ना। तो वो इसको क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो अकाउंटेबल भी होगा, जवाब भी उसी को ही देना पड़ेगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट वन गाइस फ्रीडम ऑफ ऑटोनोमी, ठीक है। सो ये देखते हैं जी, फ्रीडम और ऑटोनॉमी। फ्रीडम और ऑटोनॉमी मतलब आपको समझ आ गया ना, दैट इज कि हम फ्री मतलब फ्री होते हैं, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। परचेज डिपार्टमेंट का जो पर्सन है, जो परचेज डिपार्टमेंट का दैट इज जो हेड है, दैट इज जो परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, या सेल डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, तो वो इंडिविजुअली अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है ना। उसको फ्रीडम होती है, ऑटोनॉमी होती है उसके पास। सो द डिपार्टमेंट क्रिएटेड थ्रू डिपार्टमेंटेशन आर सेमी ऑटोनोमस यूनिट। सेमी मतलब उनके हाथ में पावर होती है, उनके हाथ में फ्रीडम होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती, उनको अपने कायदे में रह कर ही, है ना, जितनी उनके पास पावर है उसके अंदर ही रह कर ही उसको डिसीजन लेने होते हैं। तो वही बात, इसलिए उसने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ की है, सेमी ऑटोनोमस यूनिट। सो डिपार्टमेंट्स आर सेमी ऑटोनोमस, तो ना, तो सेमी ऑटोनोमस होती है, वो खुली अपनी बिल्कुल ही फ्रीडम नहीं होती उनके पास। सो देयर beads are given a sufficient degree of authority to run their departments. This increase the efficiency of the department। मतलब उनका अथॉरिटी तो होती है, इतनी अथॉरिटी होती है कि वो अपने डिसीजन ले सकें, लेकिन अगर बहुत बड़ा मेजर डिसीजन लेना तो उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अपने हेड ऑफ, जो उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, या जो उनके जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी है ना, जो हु इज़ द ओनर।
तो नेक्स्ट वन इज गाइस डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर, इससे हमारे मैनेजर्स की डेवलपमेंट भी होती है। तो डिपार्टमेंटेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल बाय प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटीज टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन एंड इनिशिएटिव। सो द एग्जीक्यूटिव्स कैन डेवलप देम सेल्फ फॉर प्रमोशन टू हायर जॉब्स। तो इससे मैनेजर्स की डेवलपमेंट होती है ना, हम मैनेजर्स को प्रमोट भी करते रहते हैं आगे से उनको इंटरनली भी सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि वो अपने काम में अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते चलते हैं, और इससे ऐसे ऐसे हम उनको हायर पोजीशन पर भी हम उनको हायर टू हायर अथॉरिटीज़ भी आगे देते हुए चलते हैं। ठीक है, सो गाइज ये थे हमारे टॉपिक। ये किस चीज़ का था, अभी हमने पढ़ा डिपार्टमेंटेशन का, ठीक है, या डिपार्टमेंटलाइजेशन का। अब हम पढ़ेंगे गाइज स्पैन ऑफ कंट्रोल, लास्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। ठीक है, सो कैसे स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होता है वो कैसे कंपोनेंट है, चलिए अब इसको बारे समझते हैं। सो द डिपार्टमेंटेशन रिफ्लेक्ट्स द टाइप ऑफ जॉब्स विच आर ग्रुप्ड टुगेदर, डिफरेंट पर्सन आर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग दिस जॉब्स, सो दे आर रिक्वायर्ड टू बी सुपरवाइज्ड क्लोजली। अभी हमने ऊपर बात करी, तो डिपार्टमेंटेशन के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, जॉब्स को जो जिनके सेम नेचर ऑफ जॉब्स है या सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो कर रहे हैं पर्सन, उनको क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं हम। लेकिन वो ग्रुप अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो उनको चेक भी तो करना है, दैट इज उनके ऊपर कंट्रोलिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो द स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू, गाइस देखिए यहाँ से बहुत ध्यान से पढ़ना है, स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है, मतलब स्पैन का मतलब होता है देखिए कि हमारा मतलब कितना एरिया है ना, स्पैन का मतलब होता है मतलब कह सकते हो कि हम कितने एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है, या अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एरिया की जगह हम बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है जिनको हमने कंट्रोल करना है। सो स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द number of individuals a manager can effectively supervise। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो आपको पता है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि ज़्यादा पर्सन को एक पर्सन अकेला जो है मैनेज अच्छे से नहीं कर सकता। इस वजह से एक लिमिट रखते हैं हम कि हाँ एक मैनेजर के अंदर जो इतने बंदे ही काम करेंगे, एक मैनेजर जो होगा इतनी ब्रांच को या इतने जो है ब्रांच के अंदर इतने एम्प्लॉयज़ जो हैं यहाँ पे इतने सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कोई हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम ब्रांचेस बना देते हैं। So this is expected that the span of control, that is the number of subordinate directly reporting to a superior should be limited so as to make supervision and control effective। वही बात आ गई ना ये कि हम हमेशा ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो इतना होना चाहिए कि जो सबॉर्डिनेट जो काम कर रहे हैं उसके अंडर है ना, उसको ईजिली सबॉर्डिनेट्स को कोई जो प्रॉब्लम आ रही है वो अपने सीनियर से साथ कर पूछ सकते हैं। ऐसा ना हो कि उन्होंने जो सबॉर्डिनेट्स उन्होंने कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने पूछना, तो वो मैनेजर ऑलरेडी बहुत बिजी है, वो बोल रहा है यार मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत काम है, आप बाद में आना। तो ऐसे करके फिर क्या होगा, काम वो डिले होता चलेगा, है ना, उनको समझ नहीं आएगा और फिर काम में गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ बहुत जरूरी है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतना ही हो जितना अच्छे से मैनेज हो जाए, जितने अच्छे से जो एम्प्लॉयज़ है जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं जो काम कर रहे हैं मैनेजर के अंडर, वो अच्छे से मैनेज हो जाए, उनका जो डाउट्स हैं या जो भी उनका प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व हो जाए, या उनको या आप ये कह सकते हो कि मैनेजर अच्छे से कंट्रोल कर सके। सो दिस इज बिकॉज एग्जीक्यूटिव हैव लिमिटेड टाइम एंड एबिलिटी, है ना। एग्जीक्यूटिव मतलब जो मैनेजर होता है, जो हेड होता है, उसका वो ज़्यादा पर्सन को नहीं कर सकता ना, है तो इंसान ही, तो सबको थोड़ी मैनेज कर लेगा, सबको थोड़ी साथ का आंसर देगा, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, ऐसे करो ना, सबकी नहीं सुन सकता ना वो। तो इस वजह से लिमिटेड पर्सन होंगे तो वो अच्छे से मैनेज कर पाएगा उनको। सो इट इज समटाइम्स सजेस्टेड दैट कंट्रोल, आगे देखिए गाइस, देखिए वही बात, देखिए हर एक लाइन ना इन्होंने बहुत अच्छी ली हुई है, पीडीएफ फाइल बनाई हुई है, तो जो मैं बोल रहा हूँ देखो वही चीज़ आगे फिर से आ रही है। सो इट इज समटाइम्स द स्पैन ऑफ कंट्रोल शुड नाइदर बी टू वाइड नोर टू नैरो। गाइस देखिए ये कुछ लाइंस, इन लाइंस के साथ है आप काफ़ी लाइंस को आप जोड़ सकते हो, जैसे मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था। तो आपको अगर टॉपिक समझ आएगा तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। सो गाइस देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो गाइस देखिए लाइक भी करते जाइए, वीडियोस को शेयर करते चलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड गाइस देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, अपना टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। मैं ऑलरेडी एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं होता, पूरा दिन मेरे पास क्लासेस होती हैं स्टूडेंट्स की, बट स्टिल मैं आप लोगों की हेल्प के लिए, इग्नो के स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मैंने ये चैनल जो है स्टार्ट किया हुआ है, सो दैट स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिले, है ना। स्पेशली तो कोरोना की वजह से भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं, कई जो जॉब कर रहे हैं वो आउट ऑफ जॉब हो चुके हैं। सो जस्ट आप लोगों की हेल्प के लिए, तो इन रिटर्न जस्ट इतना चाहिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें एंड कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लग रही है वीडियोज़, जिन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए आप लोग वो बताइए, तो उनके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ लेके आऊँगा। आपके एग्जाम्स आने वाले, एग्जाम्स चल रहे हैं,
सो आप लोग बताइए जो जो आपको सब्जेक्ट में कोई डाउट है तो आप लोग वो मेंशन कर सकते हो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए और वीडियोस और अच्छे अच्छे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे अब ये टॉपिक लास्ट ईयर आया तो मेरे को लग रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ऑलरेडी इसके लिए इसलिए आप लोगों के लिए फर्स्ट वीडियोस ऑलरेडी बना दी है क्वेश्चन पेपर की। फिर भी आपको कोई और डाउट लगता है, कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है तो आप लोग वो भी बताना, आप लोगों के लिए मैं वीडियोस अपलोड डेफिनेटली करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल में और क्या क्या है। सो अब वो कह रहा है द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स कैन नॉट बी इजिली डिटरमाइंड बिकॉज द नेचर ऑफ जॉब एंड कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेरी फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। तो कह रहे हैं कि ये चीज़ अब कैसे डिसाइड करें कि कितने एक मैनेजर के अंदर, कितने मैनेजर के अंडर कितने पर्सन जो है काम करने चाहिए। कहते हैं इजीली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इजीली हम ये चीज़ मतलब फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हर पर्सन की, हर मैनेजर की अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग कैपेबिलिटी है मैनेज करने। कोई पर्सन बोलता है मैं सिर्फ 10 बंदों के संभाल सकता हूँ, कोई बोलता है कोई बात नहीं मैं 30 को भी संभाल लूँगा, 50 को भी संभाल लूँगा, है ना। तो डिपेंड करता है, इस वजह से वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट वन, so it permits only general supervision due to limited availability of time. Narrow span on the other hand requires multiple level of supervision and hence longer टाइम फॉर कम्युनिकेशन, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड। और उस वजह से दूसरी तरफ वो क्या बोल रहा है, अगर हम नैरो बनाएं मतलब छोटा सा स्पैन ऑफ कंट्रोल बनाए तो उसके लिए क्या चाहिए, रिक्वायर्स मल्टीपल लेवल ऑफ सुपरविजन, मीन्स फिर ज़्यादा मैनेजर चाहिए। अगर हम बिल्कुल थोड़े थोड़े एम्प्लॉइज हो, हर सबॉर्डिनेट अपना, हर थोड़े सबॉर्डिनेट्स जो होंगे हर मैनेजर के अंडर डाल दें, तो फिर वहाँ पे हमें मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा मैनेजर चाहिए, है ना, जो काम को मैनेज करें। तो हमें हर चीज़ देखनी है। ठीक है, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, तभी एक वर्ड जो लाइन आई थी वहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि हमारा जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बहुत बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो अ नैरो स्पैन हाउएवर इनेबल्स मैनेजर टू एक्सरसाइज क्लोज सुपरविजन एंड कंट्रोल। नैरो स्पैन से कंट्रोल तो इजीली हो जाएगा, बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन फिर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, सुपरविजन की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि ज़्यादा मैनेजर रखने पड़ेंगे तो उनको सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो हमारी सुपरविजन की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी। क्लियर है। सो गाइज उसके बाद आगे चलते हैं। ऑल्थो देयर आर सर्टेन लिमिट्स टू द स्पैन ऑफ कंट्रोल, कुछ लिमिट्स भी होती हैं हमारे स्पैन ऑफ कंट्रोल। टेंडेंसी इन द रिसेंट ईयर्स हैज़ बीन टू अवॉइड specifying absolute number because it has been recognized that the ideal span depends on a number of factors, जो आपको अभी मैंने ऊपर बता दिया कि हम ये चीज़ फिक्स नहीं कर सकते कि हर एम्प्लॉयज़ या हर मैनेजर जो है कितने पर्सन्स को या कितने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करेगा, नहीं, या कितना स्पैन ऑफ कंट्रोल मस्ट बी नैरो। तो वो कह रहे हैं अगर जो वर्क है अगर वो ईजी है, सिंपल है, तब भी हम तो हमारा जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो वाइड हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे मैनेज को चेक करने की जरूरत नहीं है। हम जो हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो लिमिटेड हो, छोटा हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज गाइस एबिलिटी ऑफ द मैनेजर, इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर एबिलिटी ऑफ अगर मैनेजर ज़्यादा एबल है, अच्छा है, ज़्यादा प्रोफेशनल है, तो वो ज़्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल को, ज़्यादा पर्सनस को कंट्रोल कर सकता है। अदरवाइज उसके लिए लिमिटेड ही वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो अगर ऑर्गेनाइजेशन विद एफिशिएंट वर्किंग सिस्टम एंड कंपिटेंट पर्सोनल कैन हैव लार्जर स्पैन ऑफ कंट्रोल। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ या ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इतने अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कि उनके एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा कंट्रोल या ज़्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं होती, उनको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में भी हम लार्ज कंट्रोल स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो रख सकते हैं। स्टाफ असिस्टेंट, व्हेन स्टाफ असिस्टेंट आर एम्प्लॉयड, कॉन्टैक्ट बिटवीन सुपरविजन एंड सबॉर्डिनेट्स कैन बी रिड्यूस एंड द स्पैन ब्रॉडन। अगर हमने स्टाफ असिस्टेंट को जो है रखे हुए हैं, मतलब स्टाफ के हेल्प करने के लिए या उनको मैनेज करने के लिए हमने ऑलरेडी पर्सन रखे हुए, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो बड़ा हो सकता है। मैनेजर को पास बार बार हर छोटी छोटी चीज़ के लिए नहीं जाएंगे वो, और जो स्टाफ असिस्टेंट जो हैं उनसे भी अपने डाउट जो है या जो भी प्रॉब्लम उनको वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट at the higher level because top managers have less time available for supervision, टाइम इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। सो अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, स्पैन ऑफ कंट्रोल शुड बी नैरोड, अगर वो कम होना चाहिए, जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो कम होना चाहिए एट हायर लेवल, क्योंकि जो हायर लेवल होता है जो या जो टॉप लेवल जो मैनेजर होते हैं उनके पास ज़्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका जो मेन काम है वो किस चीज़ के लिए होता है,
उनका मेन जो काम है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग का होता है। कंट्रोलिंग के ऊपर वो इतना इतना उनके पास मतलब कंट्रोलिंग के लिए हम बाकी पर्सन को रखेंगे, या जो सेकंड और थर्ड लेवल है उनके लिए रखेंगे, हायर लेवल के लिए नहीं जाएंगे, नहीं उनको नहीं देंगे इतना स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है कम होना चाहिए। नेक्स्ट इज एबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। गाइस ये तो ऊपर बात है, हम अगर वो सबॉर्डिनेट्स अगर एबल होंगे तो फिर वो इजीली जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, वो खुद अपने काम को संभाल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो लार्जर जो है वो हम दे सकते हैं, कंट्रोल जो है वो मैनेजर जो है ज़्यादा लार्ज जो स्पैन है उसको कंट्रोल कर सकता है। सो गाइस ये था आपका टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट जरूर करना आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।